और हमारा आज का टॉपिक है बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड एनर्जेटिक्स। अगर हम बात करें बिहेवियर ऑफ गैसेस की तो इसमें सबसे पहले आते हैं कुछ लॉज, जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, गे-लुसाक्स लॉ हो गया। तो सबसे पहले हम करेंगे ये वाले लॉज। अब जो लॉज है ना, इनकी जो डेफिनेशन है उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। वैसे मुझे नहीं लगता एग्जाम में आएगी, बट फिर भी 1-2% चांस है कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ लेना। तो फर्स्ट आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो गैस का वॉल्यूम होता है ना, वो उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है इनवर्सली। अब देखो दो टर्म्स आती है, एक आती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एक आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें डिफरेंस क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि एक चीज का अगर रेट बढ़ रहा है तो दूसरे का कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि उल्टा काम चल रहा है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वॉल्यूम ऑफ अ डेफिनेट मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब कि अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, अगर गैस का वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, कि जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहेगा। फिर सेकंड आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम है ना डेफिनेट मास ऑफ गैस का, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि इसमें वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम 1/, करके लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम डायरेक्ट करते हैं। मतलब कि यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इसमें क्या है? कांस्टेंट रहेगा। थर्ड आता है गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो प्रेशर है ना गिवन मास ऑफ गैस का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर के। ठीक है, तो प्रेशर क्या है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर कम रहेगा तो टेम्परेचर भी कम रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है एवोगैड्रोस गैस लॉ। एवोगैड्रोस गैस लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है, तो उस टाइम पे जो गैस का वॉल्यूम रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो गैस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम डिनोट करेंगे n से, और टेम्परेचर एंड प्रेशर यहाँ पे क्या है? ये रहेगा कांस्टेंट। फिर आती है लास्ट आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV = nRT। इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे P क्या है? P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है? R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर, और टेम्परेचर को केल्विन में हम यहाँ पे नोट करते हैं। अब जो आइडियल गैस होती है ना, वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे एक जो गैस होती है वो आइडियल गैस बन जाती है। ठीक है, वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए और जो जो प्रेशर है वो बहुत कम होना चाहिए और टेम्परेचर जो है वो हाई होना चाहिए। तो उस जो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो गैस है वो बिहेव करती है एज अ आइडियल गैस। फिर आता है STP एंड NTP। STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 मोल ऑफ गैस के लिए अगर हम चेक करें तो उस केस में वॉल्यूम क्या रहेगा? वॉल्यूम रहेगा 22.4 लीटर, और यू कैन से 22400 ml। ठीक है, ये तो यूनिट ही कन्वर्ट करें और कुछ नहीं करा इन्होंने यहाँ पे। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर को हम बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। यहाँ पे भी यूनिट्स ही चेंज हुए हैं और कुछ नहीं। जो टेम्परेचर है वो रहेगा 273 केल्विन। ये है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बेसिकली होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। जब दो गैसेस, 2-3 कितनी भी गैसेस की आपस में इंटरमिक्सिंग होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ डेंसिटी रिलेशनशिप। ठीक है, तो उस केस में जो गैसेस की आपस में इंटरमिक्सिंग होती है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब देखो कोई भी कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में गैसेस है, यहाँ पे पड़ी है। ठीक है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो जो गैस के मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर है, तो इससे क्या है, इसके बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस है ना, जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के एम्प्टी स्पेस में आ जाएगा, ये वाला इसके एम्प्टी स्पेस में चला जाएगा। तो ऐसे जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो एम्प्टी स्पेसेस में मूव करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे होती है गैसेस की डिफ्यूजन। फिर आता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो अगर मतलब टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो उस केस में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा गैसेस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। ठीक है, अगर गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, अगर गैस की डेंसिटी कम होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। अब देखो कोई भी कंटेनर है, इसमें गैस है, गैस की डेंसिटी बहुत कम है, दूर दूर है गैस के मॉलिक्यूल्स, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि इसमें एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा है। अगर डेंसिटी कम हो जाएगी, जो मॉलिक्यूल्स है वो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो पास पास आ जाएंगे, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पास पास आ जाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा, क्योंकि इनके पास स्पेस कम है, एम्प्टी स्पेस मूव करने के लिए कम होगी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑब्वियसली कम हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने परफ्यूम की बोतल खोली है कमरे में, तो क्या होता है, विद इन ए सेकंड जो उसकी स्मेल होती है ना पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाती है। क्यों स्प्रेड हो जाती है? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि जो बोतल के अंदर उसकी डेंसिटी है ना परफ्यूम की वो बहुत ज्यादा है, वहां पे इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं होती। बट अगर हम बात करें रूम की, तो रूम में डेंसिटी बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए जो उसकी स्मेल है वो जल्दी जल्दी पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है, विद इन अ सेकंड्स ही वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है बिकॉज ऑफ डेंसिटी, क्योंकि रूम की जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम है कंपैरेटिवली इनसाइड द बॉटल। फिर आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन क्या बोलता है कि अगर दो या दो से ज्यादा गैसेस की आपस में इंटरमिक्सिंग होती है, दो या दो से ज्यादा गैसेस जो केमिकली रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, उसको हम एक इनक्लोज्ड वेसल में रखते हैं, मिक्स करते हैं। एक वेसल लिया, उसमें हमने दो या तीन गैसेस डाल दी है, ठीक है, बट जो हमने उसके अंदर गैसेस डाली है वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही। तो जो गैसेस मिक्सचर बन गया ना उस वेसल के अंदर, गैसेस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो तीन जो हमने उसके अंदर गैसेस डाली है उन तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज जो वेसल के अंदर गैसेस है, गैसेस का जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर का प्रेशर P है, ठीक है, और उसमें हमने जो गैसेस डाली है उसमें से एक गैस का जो प्रेशर है वो P1 है, दूसरी गैस का P2 है और तीसरी गैस का जो प्रेशर है वो है P3 है। तो इन तीनों गैसेस के प्रेशर का पार्शियल प्रेशर का जो सम है वो इस मिक्सचर के टोटल प्रेशर के इक्वल रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एनर्जेटिक्स का, जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एनर्जी चेंजेस के बारे में, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी चेंज होती है उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। अब जो एनर्जी होती है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो बनती है, नई एनर्जी बनती है, ना ही एनर्जी खत्म होती है। जो एनर्जी है ना उसकी फॉर्म चेंज होती रहती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी आगे किसी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी। तो ऐसे जो एनर्जी है ना उसकी फॉर्म चेंज होती रहती है, कभी भी वो ना तो खत्म होती है ना ही वो नई एनर्जी बनती है। अब जो थर्मोडायनेमिक्स है इसमें दो टर्म्स यूज होती है, एक है सिस्टम और एक है सराउंडिंग। सिस्टम क्या है? सिस्टम यूनिवर्स का वो स्पेसिफिक पार्ट है जहां पे एनर्जी चेंज हो रही है। एक स्पेसिफिक पार्ट जहां पे एनर्जी चेंज हो रही है उसको बोलते हैं सिस्टम, और उसको छोड़ के बाकी का बचता यूनिवर्स का पार्ट है उसको बोलते हैं सराउंडिंग। सिस्टम वाले पार्ट को छोड़ के जो बाकी वाला पार्ट है उसको बोलते हैं सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो केमिकल रिएक्शन है वो हम एक ग्लास ट्यूब में कर रहे हैं, ठीक है, एक ऐसे ग्लास ट्यूब है, तो ग्लास ट्यूब के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इसके अंदर जो मटेरियल होगा ना, इस ट्यूब के अंदर कोई भी जो मटेरियल है, ठीक है, वो क्या है, ट्यूब के अंदर वाला जो मटेरियल है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिस्टम, ठीक है, और जो बाहर वाला ये पार्ट है ये क्या आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा सराउंडिंग, ठीक है। तो अंदर जो ये हम जो केमिकल जो ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो क्या है, ग्लास ट्यूब के अंदर वाला पार्ट सिस्टम हो गया और बाहर वाला पार्ट हो गया सराउंडिंग। और जो ग्लास ट्यूब की ये वॉल है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। ग्लास ट्यूब की ये जो वॉल है ये एक बाउंड्री बन जाएगी सिस्टम और सराउंडिंग के
बीच की। अब जो सिस्टम होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा? ओपन सिस्टम वो सिस्टम होगा जब मास और एनर्जी, ठीक है, दोनों ही सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी सिस्टम ओपन सिस्टम कब होगा? जब सिस्टम के अंदर जो मास है और एनर्जी है, जो भी मैटर है सिस्टम के अंदर, कोई मैटर डालेंगे ना, उस मैटर का कोई मास होगा, जो भी हमने सब्सटेंस डाला उस सब्सटेंस का कुछ मास होगा, मास और एनर्जी दोनों ही सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उस सिस्टम को बोलेंगे हम ओपन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, जो सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो हम ओपन कंटेनर में रिएक्शन करवाते हैं वो एक ओपन सिस्टम है, क्योंकि इसमें जो मैटर का मास है और एनर्जी दोनों ही सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होते हैं। क्लोज्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, सराउंडिंग के साथ मास एक्सचेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ना तो मास एक्सचेंज होता है ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग के साथ कोई भी चीज एक्सचेंज नहीं हो रही, उस सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, थर्मस फ्लास्क में जो हम गर्म चाय डालते हैं या गर्म कॉफी डालते हैं या गर्म दूध डालते हैं, वो क्या है? वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि सराउंडिंग के साथ ना तो चाय की हीट जो चाय से निकल रही है वो शेयर हो रही है और ना ही मास शेयर हो रहा है, ना ही मास बाहर आ रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, किसी भी चीज की एक्सचेंज नहीं हो रही। इसीलिए जो थर्मस फ्लास्क के अंदर हॉट टी है वो क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम है। फिर आती है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? ये सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज होती है ना जो कि ना तो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है, ना ही उस सिस्टम के अंदर जो मैटर है उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है तो सिर्फ और सिर्फ उसके सिस्टम के अंदर जो सब्सटेंस पड़ा है ना, सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करती है। जैसे कि हमने अभी देखा था ग्लास ट्यूब है, ठीक है, ग्लास ट्यूब के अंदर सपोज यहाँ पे पानी डाल दिया, ठीक है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या है? पानी डाल दिया है हमने, ठीक है। अब ग्लास ट्यूब के जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या है? सिस्टम है, बाहर वाला पार्ट सराउंडिंग है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या कहती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के अंदर जो मैटर पड़ा है ना, उस मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, और यू कैन से उस जो मैटर है उसके साइज पे डिपेंड करती है, ठीक है। या तो अब देखो मैटर लिक्विड है तो उसकी क्वांटिटी होगी ना, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, अगर सॉलिड है तो उसके साइज पे डिपेंड करेगी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और जो मैटर जो उसके अंदर पड़ा है उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, और उसका जो नेचर है सब्सटेंस का प्रेजेंट इन द सिस्टम उस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पेसिफिक हीट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, पीएच, ये सारा हो गया। अब देखो इसके अंदर वाटर पड़ा है, अब जो सिस्टम के अंदर वाटर है, वाटर की जो क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सेम रहेगा ना, अब वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, जो इसके अंदर है। तो इसलिए इसका क्वांटिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का, ठीक है। क्वांटिटी कितनी भी हो ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सब्सटेंस से, ठीक है। क्वांटिटी तो अब देखो वाटर है, वाटर से अगर ये वाली जो ग्लास ट्यूब है वाटर से आधी फिल्ड होएगी, ठीक है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो 100 ही रहेगा ना। अगर इस ट्यूब को हम फुली फिल्ड कर दे, पूरा पानी के साथ ऊपर तक भर देंगे, इसको पानी के साथ यहाँ तक भर देंगे, तब भी इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 0 रहेगा। चाहे ट्यूब में थोड़ा सा इतना सा पानी भर दो तब भी इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 होगा, चाहे ट्यूब को इतना पानी भर दो इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 रहेगा, और चाहे इसको पूरा भर दो तब भी इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री ही रहेगा। तो मतलब कि मैटर के अंदर जो इसके अंदर क्वांटिटी है, सिस्टम के अंदर क्वांटिटी के साथ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का कोई लेना देना नहीं है, ये डिपेंड करती है तो सब्सटेंस के अंदर जो मैटर पड़ा है उसकी नेचर पे डिपेंड करती है कि उस सब्सटेंस की नेचर क्या है, ठीक है। क्वांटिटी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज उल्टा है, ये डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, ठीक है, जो उसके अंदर क्वांटिटी पड़ी है ना उस पर मैटर करती है, जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। आप देखो सेम ग्लास ट्यूब में अगर आधा पानी भरा होगा तो इसका मास कम होगा, अगर इसको पूरा भर देंगे तो इसका मास ज्यादा हो जाएगा। ये क्या है? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, नेचर से इसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी तो मास बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। आई होप आपको समझ आ गई होगी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।